तो जय हिंद करण, कैसे हो आप? जय हिंद सर। बहुत बढ़िया है, आप बताइए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू गॉट रिकमेंडेड फॉर द एनडीए एंट्री। तो एक बार क्विकली बच्चों को बता दो कि कौन सा बोर्ड से आप रिकमेंड हुए हैं एंड क्या आपका बैच नंबर था। आई एम करण चौधरी। आई हैव बीन रिकमेंडेड फ्रॉम फॉर AFSB वाराणसी by NDA 147th entry. I have recommended on 13th August, and recently I have cleared the medical examination from AFCME Delhi on 24th August. My batch number was VNDA 526. ओके, ग्रेट करण। सो बहुत अच्छा। तो करण, आपने एनडीए कौन से अटेम्प्ट में क्लियर किया? सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। रिटर्न एक बार पहले दी थी, लेकिन अब तक प्रिपरेशन नहीं थी उस हिसाब से। अप्रैल के लिए पूरे प्रिपेयर थे, इसलिए रिटर्न भी निकल गया था और एसएस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। ओके, सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इसको फोड़ दिया। सो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गए। मूविंग अहेड करण, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन? मतलब रिटन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? पहले आपको क्या लगता है कि क्यों फेल हो गए, और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने कैसे उसको इम्प्रूव किया? पर्टिकुलरली यस सब्जेक्ट वाइज मुझे बताओ कि अगर हम मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में अगर पिछली बार आप फेल हो रहे थे तो इस बार आपने ऐसा क्या किया कि आपने मैथ्स में इंप्रूवमेंट की? देन जीएटी की बात करना कि आपने पहले फेल क्यों हुए, क्या रीजन लगता है कि जीएटी में भी हो सकता है कम स्कोर किया, और अब ऐसा क्या किया कि जिससे आपका क्लियर हुआ? सर, एनडीए करने का हमारा 10th क्लास से आया था। 10th के बाद जब सब्जेक्ट चूज करना था, हमने पीसीएम लिया था 11th में। हमारी मैथ्स वीक थी, फिर भी एनडीए करना था, इसलिए पीसीएम तो लेना ही था। 11th से ज्यादा ध्यान दिया नहीं था एनडीए के बारे में। 11th ऐसे ही निकल गई बिना कुछ तैयारी की। फिर 12th में सिर्फ एक ही साल बचा हुआ था, और मेरे पास अटेम्प्ट भी 3 ही बचे हुए थे रिटर्न के। सिर्फ 12th अपियरिंग था, उसमें 2 अटेम्प्ट थे, अप्रैल और नवंबर वाला। तो प्रिपरेशन 12th स्टार्टिंग से ही हमने कर दी थी। हमने कोचिंग ज्वाइन करने का सोचा था, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन वगैरह लग गया था, इसलिए सिर्फ ऑनलाइन सोर्स बचा था। तब जाके आपका चैनल का पता चला था। यूट्यूब में काफी सारे चैनल है, आपका चैनल को हमने फॉलो कर रहे थे। जो भी मैथ्स के सारे आपके वन शॉट वीडियोस है और कंप्लीट मैथ्स, क्योंकि 11th से हमारी मैथ्स बहुत वीक रही थी। 11th में भी स्कोर 40-50 था मैथ्स में से। ओके। तो तब हमने प्रीवियस ईयर उस टाइम करने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम नहीं बनते थे। तब से हमने आपके सारी वीडियो स्टार्ट की थी, चैनल वगैरह। उसके बाद से 6 मंथ्स का टाइम था, वो अक्टूबर में एग्जाम थी, सितंबर में। तब 12th भी उस टाइम स्टार्ट हुई थी। 12th का सिलेबस तो ज़्यादा हुआ नहीं था, सिर्फ 11th का हमने लॉकडाउन में पूरा वापस से किया था मैथ्स। जो भी बेसिक से चैनल है, और एनडीए के हिसाब से ही किया था। एनडीए की अरिहंत की जो सॉल्व पेपर्स बुक आती है, उसी से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और आपकी जो 25 की सीरीज आती है, उनसे हमने सॉल्व किए थे। उसके बाद तब तक हमने जीएटी को तो ज़्यादा फोकस ही नहीं किया था, क्योंकि मैथ्स ही वीक थी। पहले मैथ्स इंप्रूव करना था। लास्ट मंथ में थोड़ा बहुत जीएटी के बारे में पढ़ा था, चैनल से वीडियो देखी थी, लेकिन ज़्यादा तैयारी नहीं थी गेट के लिए। इसीलिए शायद वो वाला अटेम्प्ट तो हमसे नहीं क्लियर हो पाया था। तब से ही फिर हमने वापस से मैथ्स में 12th का स्टार्ट कर दिया था। 11th तक हमने 6 मंथ्स में पूरा वापस कर लिया था। 12th थोड़ा बहुत स्टार्टिंग किया था। फिर टाइम मिला, ऑनलाइन आपके सारे लेक्चर्स करे। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस होती है, उसमें से किया था हमने। और प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करना सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे हमने। और फिर कोचिंग भी हमने ली थी 6 मंथ्स की देहरादून में, रिटर्न ओके। के लिए। ओके। और सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का मैंने जब एग्जाम अप्रैल में थी, लास्ट मंथ में लिया था मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी मैथ्स का, काफी हद तक इम्प्रूव हुआ था पहले के मुकाबले। जब हम 40 क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, तब 80 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते थे इस टाइम पर। ओके। तो आपके चैनल से सर काफी मदद मिली। थैंक यू सो मच फॉर योर अरे नहीं, गाइडेंस। आपकी जर्नी देख के करण मुझे ना एक ये लगा कि आप शुरू से मोटिवेटेड थे। एक्चुअली में आपने बहुत सारे इंप्रूवमेंट करी है। मतलब अगर एक स्टूडेंट 11th क्लास के अंदर 50-60 नंबर स्कोर कर रहा है, सो एनडीए क्लियर करना तो उसके लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टफ चैलेंज है, क्योंकि मैथ यस सबसे ज़्यादा एक मतलब आप कह लो कि हर्डल रहता है। और आपने उस लेवल से 50-60 नंबर से एनडीए क्रैक किया, यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन, उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन निकाला। सो हैट्स ऑफ टू यू, आपने मेहनत बहुत की है। और वो मुझे लगता है कि क्योंकि डेफिनेटली अगर कोई और बच्चा इस तरफ होता, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कमजोर पड़ जाते हैं कि यार बहुत लंबी जर्नी है, कौन इतनी मेहनत करेगा, मुझे तो आता ही नहीं, मेरे तो बेसिक्स नहीं है। बट आपने
वो जर्नी को पूरा किया और आपने सब चीजें फॉलो करी, सबसे बड़ी बात ये भी है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप मैथ्स के लिए बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे कि यार इस तरीके से चलो तो आपका हो जाएगा? मैं यही गाइड करूंगा कि 11 से मैंने ध्यान नहीं दिया था, बाकी को 11 से ही मेन बेसिक तो 11 ही रहता है, 11 12 मैथ्स आती है एनडीए में कंप्लीट। तो 11 से ध्यान देना बहुत जरूरी है, तब से बेसिक एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करने के बाद अगर थोड़ा अभी भी बेसिक नहीं क्लियर है तो आर एस अग्रवाल रिफर कर सकते हैं वो लोग। और अगर थोड़ा बेसिक अच्छा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए अरिहंत की बुक आती है, दिशा पब्लिकेशंस आती है, ये मैंने फॉलो की थी, इनसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे सब प्रिपरेशन के बाद। और चैनल जो मिलते हैं वन शॉट वीडियोस सारे, उसके साथ साथ ही साथ प्रैक्टिस करते थे। चैनल खाली वीडियो देखना नहीं है, उसके साथ में जो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम लाइव सॉल्व करते थे, उससे काफी बेनिफिट होता है। और मेजर मेजर चैप्टर से जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, हमने मैथ्स में कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा था, कंप्लीट जो भी चैप्टर है सब किए थे। सिर्फ एक सर्कल और जो थोड़े एक दो क्वेश्चन आते हैं जिनसे वो टाइम कम बचा था लास्ट में इसलिए छोड़े, बाकी मेजर सारे चैप्टर कंप्लीट किए थे। बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बात करते हैं जीएटी पोर्शन की। तो करण, जीएटी पोर्शन को कैसे मतलब आपने कॉन्कर किया? मतलब ये एक बहुत बड़ी हर्डल है, इंग्लिश भी है यार, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको कैसे करें? आपने कैसे किया था? लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो ज्यादा तैयारी नहीं थी गेट की, इसलिए सेकेंड 6 मंथ्स बचा था हमारे पास, तो अभी स्टार्ट की थी गेट की। इसके लिए पाथ फाइंडर बुक थी, उसकी मदद ली थी, और लूसेंट जनरल नॉलेज आती है साइंस के लिए। साइंस तो क्योंकि 11 12 की काफी कम आती है, सिर्फ 9 10 आती है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो वो लूसेंट से हो जाता है। और एनसीईआरटी भी एक बार वापस पढ़ी थी 9 10 की साइंस के लिए। और इंग्लिश के लिए धीरज सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं, सिनोनियम एंटोनियम उनके वो आते भी एग्जाम्स में अधिकतर उन्हीं में से जो उन्होंने पढ़ा है। और इंग्लिश के लिए भी हमने बुक रिफर की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। और अन अकेडमी पे जो क्विजेज आती है इंग्लिश के लिए, पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मिलती है उसमें क्विजेज, तो उससे हमने किया था इंग्लिश के लिए। और फिर जीएस के लिए सुमित सर से हम यूट्यूब चैनल से पढ़ते थे। और पॉलिटी के लिए कार्तिक सर से हमने रिफर किया था। और बाकी बुक से तो पढ़ते ही रहते साथ साथ में, डेली टाइम सारे सब्जेक्ट को देते थे हम। 12th हमारी साथ में ही थी, लेकिन अधिकतर टाइम मेरा दिन का 5 6 घंटे एनडीए के लिए रखते थे, जिसमें से 3 घंटे मैथ्स और बाकी का ये बाकी पोर्शन के लिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली मेहनत बहुत करी है आपने, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिला है, क्योंकि +2 के साथ मैनेज करना, आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट। मूविंग अहेड करण, ये आपने मतलब स्ट्रैटेजी लगाई, मतलब लास्ट में जैसे लास्ट मंथ 1 मंथ आ जाता है, अभी धीरे धीरे टाइम चला जाएगा तो 1 महीना आ जाएगा, तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका तो बढ़िया रहता है। जो लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ्स पहले तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ऑनेस्टली बताना मुझे, डू यू एक्चुअली फील कि मतलब जिनको मतलब ज़्यादा ओवरव्यू नहीं है एनडीए का, क्या वो ऐसा कर पाते हैं, क्लियर कर पाएंगे? या क्या होप रखना इस वाले अटेम्प्ट के लिए सही है उनके लिए, या वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करें? कैसा है मतलब, क्योंकि इस समय 2 महीने पहले बहुत बच्चे जागरूक होंगे कि मुझे एनडीए देना है, मुझे एनडीए देना है। तो आप ऑनेस्टली बताओ कि क्या करना चाहिए, अगर क्लियर कर सकते हैं तो कैसे करें, अगर नहीं क्लियर कर सकते तो नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ही फोकस करें। तो काफी मुश्किल है, 6 मंथ्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड है कोई भी एग्जाम के लिए। और एनडीए जैसी यूपीएससी कंडक्ट करती है, मैथमेटिक्स तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, 11 12 का बेसिक्स। और काफी बच्चे यही लास्ट मंथ में ही देखते हैं, आपके चैनल पे भी हम जब पढ़ते थे स्टार्टिंग, जब कोर्स स्टार्ट होता है तब काफी कम बच्चे रहते हैं, जैसे एंड मंथ आता है तब इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड टाइम पे। लेकिन एंड टाइम पे कितना कुछ कर लोगे, इतना सारा वास्ट सिलेबस है, गेट बिल्कुल, अलग रहता है, मैथ अलग रहता है। मैथ्स के लिए कम से कम 6 महीने तो चाहिए, जिसको बेसिक्स थोड़ा। बेसिक करना है, बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मैं हर बार आपको बोलता हूँ बच्चे कि जागरूक हो जाओ, ठीक है? तैयारी आप एंड में किसी भी टीचर के पास आओगे, टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है? 1 2 महीने पहले आओगे, कुछ नहीं। ये 1 2 महीने का टाइम फ्रेम उनके लिए होता है जिनको पहले से काफी कुछ आता है, जिन्होंने रिवीजन करनी है या क्रैश कोर्स करना है, एक तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे 1 मंथ का करण ने सब्सक्रिप्शन लिए थे, बताया था, तो 1 मंथ का इसने इसलिए लिया क्योंकि इसको पहले से आता था, ठीक है? तो नहीं तो उसका 1 मंथ का भी कोई बेनिफिट नहीं होता, आपको आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड टीचर क्या कराएगा, वो तो आपको रिवाइज कराएगा और प्रैक्टिस कराएगा, ठीक है? ये आप लोग समझते नहीं हो, क्योंकि आप बोर्ड के लिए यार 1 साल पढ़ते हो, ठीक है? उसका पेपर फिर इजी आता है। यूपीएससी के लिए आप 2 महीने पढ़ के सोचते हो कि हम पेपर निकाल देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यू नीड सम टाइम, तो उसी हिसाब से अपना प्लान करें। अगर आपको लगता है कि यार मुझे आपको एनडीए निकालना है, कोई बात नहीं, आप तैयारी आज स्टार्ट करो,
आधा सिलेबस करके जाओ, पर अच्छे से करके जाओ, पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं निकलता तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा 100% आपका, बट डोंट डू। लास्ट मंथ तो पूरा प्रैक्टिस के लिए हमने लास्ट मंथ में कम से कम 10-15 मॉक टेस्ट तो अनअकैडमी से दिए थे और ओके, पास्ट 6 ईयर पेपर सोल्व किए थे। बहुत अच्छा, लास्ट मंथ कंप्लीट पूरा प्रैक्टिस के लिए किया था हमने। तो बहुत अच्छा है, फिर तो होना ही था। क्या स्कोर बन रहा होगा आपके अकॉर्डिंग आपका? स्कोर 400 के अराउंड बन रहा है। चलो बढ़िया। एसएसबी काफी अच्छी गई थी, एसएसबी में भी 400 तक बन सकता है, तो 800 अच्छा स्कोर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा स्कोर है। तो सीपीएसएस आपका क्लियर है? नो सर, सीपीएसएस नहीं हुआ क्लियर, स्पेक्स थे सीपीएसएस में, हमको ओके, 0.75 के ग्राउंड लिए। ड्यूटी। यस सर, ग्राउंड ड्यूटी के लिए। सेकंड प्रेफरेंस क्या थी आपकी? सेकेंड आर्मी थी। ओके, तो मेडिकली एयरफोर्स के लिए फिट हो, ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ग्राउंड ड्यूटी की तो रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आप ये ध्यान रखना कि आर्मी से भी इजी जो मेडिकल्स है वो एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी का है, टेक्निकल यस सर। में, तो वो बहुत अच्छा है एक ऑप्शन। मूविंग एड करन एसएसबी, चलो रिटर्न हो गया, अच्छा स्कोर कर लिया, बच्चों ने मेहनत करी, क्लियर किया, बहुत हजारों की मात्रा में बच्चे रिटर्न निकालते हैं। बात आती है यस सर। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब ये, या एएफएसबी, अब जैसे आपने एएफएसबी वाराणसी से क्लियर किया है, तो ये जो ये स्ट्रक्चर है, इसको लेकर मिथ मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो तो हो जाएगा, वो कर लो तो हो जाएगा, इससे पढ़ लो। सर मतलब क्या जैसे थॉट है यूट्यूब, आपके एसएसबी को लेकर? क्या चीज, क्या है एसएसबी? एसएसबी को लेके काफी मिथ्स है। जब मैं भी एसएसबी देने से पहले गया था ताकि बहुत सारे अलग अलग लोगों से सुनते हैं, यूट्यूब चैनल में सब अलग अलग बताते हैं। पीपीटीटी के बारे में भी लोग पहले से स्टोरी प्रिपेयर करके जाते हैं, अगर थीम वो नहीं आती है तो भी उस पर बनाने की कोशिश करते हैं लोग। नेचुरल नहीं रहते हैं, जो उन्होंने पढ़ी हुई है वेबसाइट्स पे आती है स्टोरी, रेडीमेड छाप देते हैं वो सब गलत तरीका हो जाता है। और हमने तो जैसे अप्रैल के बाद एग्जाम हो गई थी, तो एसएसबी के लिए अगस्त में हुई, ताकि काफी टाइम था, 3-4 महीने थे। तब पहले तो हमने जितनी भी वीडियोस थी आपकी एसएसबी से रिलेटेड, सारा प्रोसीजर 5 दिन का जाना, क्या क्या एसए सर की तरफ से भी जाना हमने कि वो क्या देखना चाहते हैं, 15 बिल्कुल, ऑयल की उस सबको बताया। सबसे इम्पोर्टेंट मैं जिसमें मानता हूँ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। राइट, क्योंकि मैं शुरू से घर में रहा हूँ, काफी कम लोगों से बातचीत होती है, थोड़ा बोलने में भी हिचकिचाता था शुरुआत में, लेकिन इसके लिए मैंने लाइक लेक्चरेट प्रैक्टिस की थी, डेली 3 मिनट टाइम दिया, उस पर प्रिपेयर करा, और कांच के सामने 3 मिनट बोलना डेली, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, उसको बाद में एनालाइज करना। पीपीटीटी के लिए भी हम यही करते थे, सारा स्टोरी देख के लिखना, टाइमर के साथ, उसको दोस्तों के साथ शेयर करना, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करना, ये सारी चीजें की थी हमने। ओके। और ओ, एसएसबी के लिए जीटीओ टास्क के लिए आपने क्या किया? लाइक में सारी प्रिपरेशन हो गई थी, रिजल्ट जुलाई में आया था, सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा था, इसलिए हमने कोचिंग करने का सोच लिया था, एक बार प्रैक्टिस हो जाए जीटीओ के लिए। बाकी सारे टास्क तो मेरे कंप्लीट हो चुके थे, लाइक ओके, स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, साइकोलॉजिकल टेस्ट, घर पे ही हमने सारे प्रैक्टिस किए थे। और फिर जीटीओ हमको थोड़ा था, क्योंकि हम ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए एसएसबी हमने देहरादून में ज्वाइन की थी, 15 डेज कोर्स, ताकि वहाँ पर जीटीओ की प्रैक्टिस हो गई थी और इंटरव्यू की 2-3 मॉक टेस्ट हो गए थे, जिससे ओके। थोड़ा फायदा। तो तो एसएसबी के आपने कोचिंग ली थी, गाइडेंस ली थी जीटीओ टास्क के लिए, बाकी आपने सारा जो है ऑनलाइन कंटेंट पढ़ लिया था। ठीक है, यस तो सर। आपको लगता है कि एसएसबी की कोचिंग लेना ये कंपलसरी है, या कोई बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कैसे तैयारी करे? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हाउ वेल दे आर प्रिपेयर्ड, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है, बोलने में कैसे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी क्या है। लाइक स्पोर्ट्स में मैं कम इन्वॉल्व था, इसलिए ग्रुप टास्क में थोड़ी डिफिकल्ट आनी आ सकती थी, इसलिए हमने ज्वाइन की थी, बाकी नेसेसरी नहीं है। ऑनलाइन आजकल सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप जीटीओ की भी वीडियो देख सकते हो, सारे प्रोसीजर के बारे में प्रैक्टिस, अब बुक्स भी आती है, आपकी भी एक बुक हमने ली थी एसएसबी से रिलेटेड, एनके नटराजन सर की बुक, ये 2-3 बुक से ही हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी। कोचिंग सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, नॉट नेसेसरी। राइट, नॉट नेसेसरी। तो एक बार करण बताओगे, आप सिविल बैकग्राउंड से हो या फौजी बैकग्राउंड से हो? आई एम फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, माय फादर वर्क्स इन एलआईसी एंड इन माय फैमिली नो वन इज फ्रॉम डिफेंस। ओके, मदर हाउसवाइफ है? यस सर। तो ब्रदर सिस्टर कोई? आई हैव अ यंगर सिस्टर, शी इज इन जवाहर नवोदय विद्यालय। ओके, तो हु मोटिवेटेड यू टू जॉइन फोर्सेस? सर 10th के बाद काफी कंफ्यूजन था कि 11th में सब्जेक्ट कौन सा लेना है, 12th के बाद क्या करना है।
तब पापा से बात की थी, उन्होंने कुछ 2-4 ऑप्शंस बताए थे, जेई वगैरह होता है, एनडीए होता है। तब एनडीए मुझे थोड़ा अच्छा लगा था, मेरे दोस्त कुछ गए थे करने के लिए, उनसे मैंने बात की। यूट्यूब पे जो भी कंटेंट है एनडीए से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह सारी निकालने के बाद एनडीए काफ़ी मोटिवेट किया। एनडीए जाने के बाद लाइफस्टाइल, वहाँ की डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों से काफ़ी मोटिवेट हुआ। ओके, मतलब आपने स्टार्टिंग फ्रॉम 10th एम बना लिया था कि मुझे अब करना है तो एनडीए करना है बस, और यही एम है। कभी आपने ये सोचा कि यार 400 ही सीट्स हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, कभी ऐसा डाउट आया दिमाग में? काफी आता है, जब भी कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है सबसे मेन डाउट ये रहता है एसएसबी निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्योंकि देख के ऐसा लगता है सिर्फ 400 सीट है 4 लाख में से, लेकिन जब मैं एसएसबी खुद देकर आया, काफी बच्चे ऐसे आते हैं जो विदाउट प्रिपरेशन आते हैं, उनको प्रोसीजर के बारे में भी पता नहीं होता है। लाइक बिल्कुल ग्रुप डिस्कशन में मैंने देखा था, मेरे ग्रुप में लोग जीटीओ की तरफ देख के बोलते हैं, कोई आई कॉन्टेक्ट नहीं रखता है ग्रुप वालों के साथ। सो अगर आप में प्रैक्टिस अच्छी की है, सारा मेहनत की है और सब प्रोसीजर के बारे में अच्छे से पता है, तो कोई निकाल सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा करण ने हाईलाइट किया है कि नॉलेज लेके नहीं जाते हैं बच्चे, गलती करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि रिटर्न निकाल दिया सो मतलब हम तो गुरु बन गए, हमें सब कुछ नॉलेज हो गई, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप प्लीज़ नॉलेज लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी वीडियोज़ देखिए, अच्छे ऑफिसर्स की बातें सुनिए, क्योंकि वही लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। उन्हीं की वीडियोज़, उन्हीं की बातें आपको, वही तो एसेसर्स हैं जो बता रहे हैं आपको, उनकी वीडियोज़ देखिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ आपने सीख लिया, रिटर्न निकालना इज नथिंग। ठीक है, 10,000 बच्चे निकालते हैं रिटर्न, 8 से 10,000 बच्चे निकालते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है रिटर्न निकालना। मेन इज योर एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, वो निकला तो काउंट होगा, नहीं निकला तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्लियरिंग द रिटर्न? नथिंग। ठीक है, मोस्टली बच्चे सर जेई के आते हैं, जेई उन्होंने करी होती तो एनडीए रिटर्न तो आसानी से निकाल लेते हैं। बिल्कुल एसएसबी में भी गया था, अधिकतर बच्चे जेई वाले थे, लेकिन एसएसबी के बारे में जब पूछता हूँ उनको ना ही प्रोसीजर पता है ना ही क्या होता है, इसीलिए अधिकतर स्क्रीन आउट ही हो जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, बट आप ऐसा ना बने, अगर आप हार्ड कोर डिफेंस एस्पिरेंट है तो आपको एसएसबी का पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। बिल्कुल। यस। करण, आगे बढ़ते हैं। जैसे जीटीओ टास्क के बारे में थोड़ा मुझे बताना, अपने जीटीओ टास्क के बारे में। तो जब कमांड टास्क होता है, कमांड टास्क से पहले इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चंस पूछता है ना, आपको यस, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे उस समय? वही एक टाइम रहता है जब जीटीओ आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करता है। बिल्कुल। उसने बेसिक क्वेश्चन यही पूछते हैं, आप कहाँ से हो, क्या प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कैसे की है। उसने फादर के बारे में पूछा था, व्हाट ही डज, सिस्टर, फैमिली बैकग्राउंड, एंड व्हाट इफ आई डोंट क्लियर एनडीए, अदर ऑप्शंस, ये सब पूछा था आपने क्या जीटीओ बताया में। था अदर ऑप्शन में? बैकअप प्लान बताया था, क्या बताया था? बैकअप प्लान मैंने यही बताया था, जेई के लिए भी अपीयर किया है मैंने, तो जेई है और एक सेकेंड एनडीए बचा हुआ है, या फिर एनडीए इस बार नहीं हो पाएगा, या फिर सीडीएस या रेफकेट, जाना तो डिफेंस में ही है, यही ओके। बताया। ओके। और थोड़ा सा इंटरव्यू का मुझे बताओ, कोई ऐसा पॉइंट इंटरव्यू का जहां आपको लगा कि यार थोड़ा सा अब मुझे लग रहा है कि नहीं होगा, कोई ऐसा पॉइंट आया था? यस सर, रैपिड फायर क्वेश्चंस उन्होंने 8-10 पूछे थे एक साथ, और बीच में जब मैं आंसर कर रहा हूँ एक के, तभी वो काउंटर क्वेश्चन भी उसी टाइम पूछ लेते हैं, फिर जहाँ से रुका है वहीं से कंटिन्यू करना भी रहता है, तो वो पॉइंट सारे रिमेंबर और सीक्वेंस में रिमेंबर करना काफी मुश्किल हो जाता है। लास्ट एक क्वेश्चन मेरा छूट गया था, सर ने पूछा था डिड यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सो आई सेड यस सर, आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। बाकी मेरे को ये बोल सकता था कि कैन यू रिपीट द क्वेश्चंस इफ आई लेफ्ट सम, लेकिन मैंने ये बोल दिया था कि सारे दे दिए, बल्कि मैंने एक क्वेश्चन मिस हो गया था। चलो, सो एक चीज मैं सबको बता देता हूँ, देखो, एक क्वेश्चन ना तो आपकी रिजेक्शन डिसाइड करता है, और एक क्वेश्चन ना ही आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है। सो रिमेंबर दिस, अगर गलती हो गई है, नो प्रॉब्लम, गलतियां सबसे होती है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, बस, दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के पूछे थे आपसे? जनरल नॉलेज में करंट अफेयर से रिलेटेड तालिबान पूछा था, इजराइल पैलेस्टीन और ओलंपिक्स जो रिसेंट चल रहा है, तो ये इनके तो बारे बहुत में बेसिक डिटेल क्वेश्चन है। पूछा। मतलब ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा यहाँ पे होगा जिसको तालिबान के बारे में ना पता हो, अफगानिस्तान से कनेक्शन ना पता हो, या तालिबान की हिस्ट्री ना पता हो, या उनके कमांडर के नाम ना पता हो, या जो लीड कर रहे ग्रुप को उनको ना पता हो, या पैलेस्टीन इशू ना पता हो, इसराइल पैलेस्टीन इशू, और अपना ओलंपिक्स के बारे में ना पता हो और सबको। जो फोर्स ज्वाइन करने वाले उनके बारे में पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। मुझसे एनडीए के बारे में पूछा था, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स के बारे में, लाइक विच एयरक्राफ्ट डू यू वांट टू फ्लाई, उसको मैंने राफेल बताया था, तो राफेल कितने हैं अभी, कौन सा बेस पहला कहाँ पर आया है,
और फिर डेसोल्ट एविएशन से एक और कौन सा एयरक्राफ्ट है, लाइक मिराज 2000 है, उसके बारे में पूछा था। सो उनके बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। ओके, तो ये तो नहीं पूछा कि ये राफेल की डील किसके साथ हुई है? नहीं, ज्यादा थोड़ी बहुत डिटेल पूछी थी राफेल। ओके ओके ओके, चलो चलो बढ़िया है। तो करण, मुझे एक प्रॉपर, जैसे आपने एक फ्रेमवर्क फॉलो किया कि इतना रिटर्न में देना है, 6 महीने लगाने हैं, उस पर SSB 15-20 दिन हमने कोचिंग ली, क्लियर करा। मैं बोलता हूँ मेरे पास 3 महीने का टाइम है, एक स्टूडेंट है, 3 महीने का टाइम है, मेरे एक स्टूडेंट है, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? रिटर्न और SSB दोनों निकालना है उसमें, क्या करे वो? एक सबसे फ्रेमवर्क। पहले तो हाँ जी। पहले तो अपने आप पे एनालाइज करना है कि किस सब्जेक्ट में वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। लाइक मेरा मैथ्स वीक था, तो मैंने सबसे पहले मेन फोकस ही मैथ्स पे किया था। 6 महीने में पहले तो मैथ्स इंप्रूव करना है। अगर सबका थोड़ा बहुत बेसिक ठीक है तो वो डेली सारे सब्जेक्ट को एक साथ टाइम दे सकता है। एक पेपर मैथ्स का है तो एटलीस्ट 2-3 घंटे तो दिन के मैथ्स को देना ही चाहिए। उसमें डेली चैप्टर करो, उससे रिलेटेड जो चैप्टर कर रहे हो उसी टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो। और गेट की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मॉक टेस्ट मैंने टोटल 10 तो अनअकैडमी से दिए थे और 6 प्रीवियस ईयर पेपर किए थे। सो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कंटेंट रिलेटेड है वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है। बाकी बुक्स में तो काफी ज्यादा वास्ट मिलता है, लेकिन जो रिलेटेड है वो पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो एनालाइज कर लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, और अपना जो वीक पार्ट है उसको स्ट्रांग बनाना है। अपनी स्ट्रेंथ को बार बार कुछ दोबारा दोबारा थोड़ी पढ़ना है, ठीक है? अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाना है, तो उसको पढ़ना है, ठीक है? तो ये बात आप भी याद रखिएगा, ठीक है करण? तो अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है? और मुझे लगता है काफ़ी कुछ नॉलेज बच्चों को मिली होगी, काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिली होगी। एक जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, यस। SSB के अंदर आपको क्या लगता है इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है? So English is the most important factor in SSB. Like most of the people come from state boards which find difficulty in SSB, but like English is also important because whenever we join the defense forces, like we have to talk conversation with the other foreign cadets also. We met foreign cadets in NDA, so English is required in SSB. Like if one is weak, he has to work starting from when he thought of joining NDA. He should start from that time to learn English. Like I was also not very fluent, but at least one should know basic communication that he can convey himself to the assessors. ओके, ग्रेट। तो मतलब इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है एट द एंड, ये बात है। एंड अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, बट रिमेंबर लैंग्वेज इज नेवर अ बैरियर, बट बेसिक आपको आना चाहिए। यू शुड नो कि हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बेसिक Yeah. वोकेबलरी आपकी ठीक होनी चाहिए, सो दैट ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू के अंदर जाएं एंड बिकॉज इंटरव्यू इज प्योरली इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है? Yes, sir. मतलब इंटरव्यूअर आपसे कोई भी शब्द हिंदी में नहीं पूछेगा एक्चुअली में, वो Yes, sir. प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा पूरा प्रोसीजर, एक्सेप्ट GTO टास्क थोड़ा बहुत फट्टा बल्ली में जो होगा, PGT में थोड़ा बहुत हिंदी चल जाता है एनीवेज, बट टू बी ऑनेस्ट रेस्ट ऑल द प्रोसीजर ऑफ द SSB इज टोटली एंड प्योरली इन इंग्लिश ओनली। Yes, तो sir. यू नीड टू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? अगर अच्छी करो उसको, अगर अच्छी है तो और अच्छी करो, बिकॉज एट द एंड इट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन की कितना अच्छा आप कम्युनिकेट कर पाते हो। क्योंकि ऑफिसर लाइक क्वालिटी मेरा ऐसा मानना है मैक्सिमम इंडियंस के अंदर सबके अंदर ही है, बट द Yes, थिंग इज क्योंकि कोई चोरी चकारी तो करता नहीं, कोई झूठ फरेब करता नहीं, सारे बच्चे ईमानदार होते हैं, देश के प्रति ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर लिखते हैं, बट द थिंग इज कि हाउ वेल यू कैन यू एक्सप्रेस योर ओन सेल्फ। SSB के अंदर yes, आप कितना अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, सो दैट सामने वाले पर्सन को पता लगेगा कि आपके अंदर OLQs हैं। yes, sir. ठीक है करण, सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर करियर हेड, एंड आई होप आप बहुत अच्छी रैंक मेरिट के अंदर अचीव करें। थैंक्स फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। थैंक आपसे यू सर, आज काफी अच्छा लगा। अभी तक आपके चैनल पे दूसरे लोगों के इंटरव्यू देखते थे, आज खुद का इंटरव्यू देने का मौका मिला है। सो अरे थैंक अरे यू ये बहुत। आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत है बच्चे, ठीक है? और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, देश का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है बच्चे? जय हिंद। जय हिंद सर।